एवरीवन, मैं हूँ रिंकू चौधरी और रिंकू स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। पीछे वाली कक्षा में अपन ने पढ़ा धातुओं की प्राप्ति धात्विकी में सबसे पहला चरण था अयस्कों का समर्दीकरण, सेकंड था धातु का निष्कर्षण। धातु के निष्कर्षण में अपन ने कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण और अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेकंड चरण में सेकंड चरण था धातुओं का निष्कर्षण और उसमें सेकंड पॉइंट है मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अर्थात जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं उसका निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, ये अपन पढ़ेंगे। जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो या तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं और इन धातुओं को इनके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। तो पहले क्या करेंगे, जो सल्फाइड अयस्क के रूप में धातु है उसको ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे, फिर ऑक्साइड का अपचयन, ऑक्सीजन को हटाएंगे, अपचयन करेंगे। अपचयन के लिए कुछ अपचायक पदार्थ लेंगे, जैसे कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ये अपचायक होते हैं। इनका प्रयोग करके हम उनको ऑक्साइड से धातु निष्कर्षित कर लेंगे। तो सबसे पहला था मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण में यह धातु के ऑक्साइड या कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होते हैं, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण। ये धातुएं सल्फाइड या कार्बोनेट, सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। इन्हें इनके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। इन्हें इनके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। ये जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं ये सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में तो पाई जाती हैं, लेकिन इन्हें ऑक्साइड अयस्क से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहला क्या पढ़ेंगे कि सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण अपन किस प्रकार करेंगे। तो पहला पॉइंट है सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण। सल्फाइड सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण। तो सल्फाइड अयस्क से जब धातु का निष्कर्षण करेंगे तो इस प्रोसेस को अपन भर्जन कहते हैं। भर्जन प्रोसेस में क्या होता है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पे गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, भर्जन। सल्फाइड अयस्क को धातु से निष्कर्षित करने की प्रोसेस भर्जन कहलाएगी। अब भर्जन किसे कहेंगे ये आगे डेफिनेशन लिखेंगे। भर्जन में है सल्फाइड अयस्क जो ये भर्जन की प्रोसेस है इसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पे गर्म करेंगे। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर
गर्म करेंगे। सबसे पहले जो सल्फाइड एसिड है इसको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करेंगे। उसके बाद तत्पश्चात ऑक्साइड में बदल जाएगा। ऑक्साइड में जब भी वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। तत्पश्चात यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। जब ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा तो इसका आप चयन करवाएंगे। अब चाहे पदार्थ लेंगे कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इसे एक अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं, वर्जन अभिक्रिया, वर्जन प्रोसेस को। एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की जब वायु की उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड साथ में सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ZnO प्लस में SO2। जब जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए 2 3 2 4। अब अभिक्रिया बैलेंस हो गई। जिंक यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2, सल्फर यहाँ 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, यहाँ 2 दूनी 4 और 2 6। यह अभिक्रिया बैलेंस हो गई। ये तो था सल्फाइड एसिड से धातु का निष्कर्षण। और जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है ये सल्फाइड और कार्बोनेट एसिड के रूप में पाई जाती है। सबसे पहला पढ़ लिया सल्फाइड एसिड से भर्जन प्रोसेस के द्वारा। ये भर्जन प्रोसेस क्या होती है, सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पे गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो ये अभिक्रिया से समझ लिया। जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अब सेकंड पढ़ेंगे कार्बोनेट। कार्बोनेट एसिड से धातु का निष्कर्षण। मध्यम अभिक्रियाशील में पहला था सल्फाइड एसिड, सेकंड आएगा कार्बोनेट एसिड। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं ये कार्बोनेट एसिड से धातु का निष्कर्षण किस प्रकार होगा। यहाँ पे सेकंड है कार्बोनेट एसिड से धातु का निष्कर्षण। अर्थात जब धातु के साथ कार्बोनेट जुड़ा हो और उससे धातु अकेली धातु प्राप्त करनी हो तो वो किस प्रकार करेंगे। तो कार्बोनेट एसिड से धातु का निष्कर्षण करने के लिए जिस प्रकार सल्फाइड एसिड का निष्कर्षण किया था तो उस प्रोसेस को भर्जन कहा जाता है, उसी प्रकार कार्बोनेट एसिड से धातु का निष्कर्षण करने की प्रोसेस निष्पादन कहलाती है। निष्पादन प्रोसेस में क्या होता है, कार्बोनेट एसिड को वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पे गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। कार्बोनेट एसिड से धातु का निष्कर्षण की प्रोसेस निष्पादन कहलाती है। निष्पादन अभिक्रिया में कार्बोनेट एसिड को वायु की सीमित मात्रा में या वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पे गर्म किया जाता है। तो इसके आगे पर लिखेंगे निष्पादन। अब देखेंगे निष्पादन प्रोसेस होती क्या है, निष्पादन का एक्चुअली मीन्स क्या है। कार्बोनेट एसिड को वायु की या तो वायु की अनुपस्थिति रखेंगे या वायु की सीमित मात्रा। कार्बोनेट एसिड को वायु की सीमित मात्रा या अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होता है, कार्बोनेट एसिड को वायु की सीमित मात्रा या अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर
निष्पापन कहलाती है। निष्पापन या निष्तापन, अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और यह प्रोसेस निष्पापन कहलाती है। निष्पातन या निष्तापन, निष्तापन। तो इसे भी, ये निष्तापन जो अभिक्रिया है, इसे भी अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, उसको गर्म करेंगे तो वह जिंक ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जब इसको गर्म करेंगे तो ये ZnO प्लस में CO2 में टूट जाएगा। अभिक्रिया संतुलित है, जिंक एक ऑक्सीजन 3 कार्बन है, अभिक्रिया बैलेंस है। जब जिंक कार्बोनेट को गर्म किया तो यह जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। अब जिंक ऑक्साइड से धातु के ऑक्साइड से धातु को निष्कासित करना आसान है। किस प्रकार? अपचयन के माध्यम से ऑक्सीजन को हटा देंगे। अपचायक पदार्थों का यूज करेंगे। अपचायक पदार्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचते हैं और धातु को शुद्ध रूप में निष्कासित कर देते हैं। अब अपन ने क्या देखा? सबसे पहले भर्जन प्रोसेस और ये निस्तापन। भर्जन और निस्तापन दोनों ही विधियों में हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ, धातु के ऑक्साइड प्राप्त हुए हैं। भर्जन में भी यही हुआ था, निस्तापन में भी यही हुआ है। अब धातु ऑक्साइड का अपचयन किस प्रकार करेंगे? देखो नेक्स्ट आइटम पढ़ते हैं। ये जो धातु का ऑक्साइड बना है, इसका अपचयन किस प्रकार करेंगे? धातु के ऑक्साइड का अपचयन करने के लिए ऑक्सीजन को हटाना है। अपचयन के लिए कुछ अपचायकों का उपयोग करेंगे। देखो धातु ऑक्साइड का अपचयन, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन को हटाना। ऑक्सीजन को हटाना, और ऑक्सीजन को हटाने के लिए अपचायक पदार्थों का यूज करेंगे। तो अपचयन के लिए कुछ अपचायकों का यूज करेंगे। अपचायकों का उपयोग करेंगे। ये अपचायक कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है कार्बन, सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड है हाइड्रोजन। ये तीनों अच्छे अपचायक हैं। कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन, तीनों ही अच्छे अपचायक हैं। तो पहले वाली अभिक्रिया थी जिंक कार्बोनेट की, ZnCO3 को जब गर्म किया तो वो ZnO और साथ में CO2 में परिवर्तित हुआ। तो ये जिंक ऑक्साइड है। अब इसका अपचयन किस प्रकार करेंगे? जब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया सबसे पहले कार्बन के साथ करवाएंगे तो क्या होगा? जिंक अलग हो जाएगी, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होगी जिंक ऑक्साइड से। तो धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना अधिक आसान है। आगे है, ये तो थी कम मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अब हम पढ़ेंगे अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। मध्यम अभिक्रियाशील में दो पढ़े हैं अपन ने। पहला था सल्फाइड अयस्क से भर्जन के द्वारा, और दूसरा था कार्बोनेट अयस्क से निस्तापन के द्वारा। उन दोनों में धातु के ऑक्साइड प्राप्त हुए। अब धातु के ऑक्साइड का अपचयन किया तो शुद्ध धातु का फॉर्मेशन होगी।
अब पढ़ेंगे अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार होता है। ये है धातु की प्राप्ति के चरण सेकंड में, सेकंड चरण धातु के निष्कर्षण में थर्ड पॉइंट, अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण। अधिक क्रियाशील धातु के निष्कर्षण में अपचयन नहीं किया जाता। यह धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, इस कारण इसमें अपचयन नहीं होता। इस धातु को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, विद्युत अपघटन करवाया जाता है इसमें। जैसे इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि सोडियम क्लोराइड है, उससे सोडियम का निष्कर्षण किस प्रकार करेंगे। तो विद्युत अपघटन की सहायता से धातु है वो तो कैथोड सिरे पे जमा हो जाएगी और क्लोरीन है वो एनोड सिरे पे चली जाएगी, क्लोरीन गैस। तो इसे देखते हैं अधिक क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण में कि जब धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं तो उनका अपचयन नहीं किया जाता। जब धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं तब उनका अपचयन नहीं किया जाता। अर्थात जब धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होंगी तो उनका अपचयन तो नहीं होगा, तो क्या होगा, अपचयन नहीं होगा तो इन धातुओं को विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त करेंगे। जब धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं तब उनका अपचयन नहीं किया जाता, अतः इन्हें विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त करेंगे। विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त करेंगे। विद्युत अपघटन करवा के धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण है, एग्जाम्पल है NaCl से Na का निष्कर्षण, सोडियम क्लोराइड से सोडियम का निष्कर्षण है। सोडियम धातु है उसका निष्कर्षण किस प्रकार करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, एक पात्र लेंगे, उसमें कैथोड और एनोड सिरे, दो कैथोड और एनोड सिरे लगाएंगे और यहाँ पे NaCl का विलयन डालेंगे। इस विलयन में NaCl डालेंगे, माना ये कैथोड है और ये है एनोड। तो क्या होगा दोनों में, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव, और यहाँ एक कुंजी की सहायता से ये बैटरी लगी हुई है। इस प्रकार एक सर्किट बनाया गया है। ये कुंजी है यहाँ पे और ये सेल लगा हुआ है, ये कैथोड सिरा है और ये एनोड है। और जब इस विलयन में NaCl डालेंगे तो Na सोडियम धातु कैथोड के ऊपर निक्षेपित होगी, Na धातु कैथोड सिरे पर, कैथोड क्या है माइनस, क्योंकि Na के पास खुद के पास पॉजिटिव चार्ज है, Na पॉजिटिव है, इसलिए ये नेगेटिव के पास जाएगा विपरीत एंड पे। और जो क्लोरीन गैस है ये एनोड पे अर्थात पॉजिटिव। इस प्रकार अपन अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण करेंगे। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं, इनका अपचयन नहीं किया जाता, अर्थात इन्हें विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है NaCl से Na का निष्कर्षण। तो ये अपन इस सर्किट के माध्यम से समझा है। इसमें सोडियम धातु कैथोड के ऊपर आएगी और क्लोरीन गैस एनोड पर, एनोड सिरे पे क्लोरीन गैस आएगी और कैथोड पे सोडियम। तो सोडियम धातु यहाँ कैथोड सिरे के ऊपर निक्षेपित हो जाएगी, इससे धातु शुद्ध फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाएगी। ये हमने धातु को प्राप्त करने के दो चरण पढ़ लिए। सबसे पहले वाला था अयस्कों का समर्थीकरण और सेकंड था धातु का निष्कर्षण। धातु के निष्कर्षण में 3 पॉइंट थे। सबसे पहला कम अभिक्रियाशील, दूसरा मध्यम अभिक्रियाशील और थर्ड था अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अब थर्ड पॉइंट बचा है कि धातु
धातु का परिष्करण वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूँगी कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। और अभी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।